हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करने वाले हैं BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फर्स्ट, आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड सेकेंड, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ से आप सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है आपको परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। Okay, let's begin with our question. This question briefly explain the changing nature of liberal and Marxist approach to the study of Indian politics. The study of Indian politics has been influenced by different approaches over time. Among them, the liberal and Marxist approach are very important. Both have changed according to India's social, economic एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच का मतलब है किसी भी चीज़ को देखना और समझने का तरीका। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए स्कॉलर्स ने अलग अलग अप्रोचेस का यूज़ किया था। इनमें लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों अप्रोचेस ने ही इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। लिबरल अप्रोच सबसे पहले हम देखते हैं। द लिबरल अप्रोच फोकस ऑन डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इन द अर्ली एरियाज ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिबरल स्कॉलर्स मेनली स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, election and political institution. They believed that democracy and the rule of law would ensure political stability and development. अब लिबरल अप्रोच डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देती है। इस अप्रोच का मानना है कि अगर देश में डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। However, over time, the liberal approach changed. Scholars started paying attention to political participation, public opinion, civil society, social movements, human rights, gender equality, and good governance. Today, the liberal approach also examines issues like transparency, accountability, and digital democracy. टाइम के साथ स्कॉलर्स ने देखा कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना काफ़ी नहीं है। कौन से इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, है ना, ये इलेक्शंस हो गया, जुडिशरी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इन्हें स्टडी करना काफ़ी नहीं है। इसलिए लिबरल अप्रोच ने नए टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लिया, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पब्लिक का ओपिनियन, सोशल मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी। ये सारे टॉपिक्स भी अब लिबरल अप्रोच में आ चुके थे। तो अब जो लिबरल अप्रोच है वो ये सारी चीज़ें तो डील करती है, साथ में ये भी इंक्लूड हो चुकी है, और अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिजिटल डेमोक्रेसी भी इसी में आ चुकी है। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच हम देखते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। इट एक्सप्लेन पॉलिटिक्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, economic inequality and exploitation. Early Marxist scholars argued that political power in India was controlled by rich and ruling class, while workers and farmers remains disadvantaged. अब बात आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच की। मार्क्सिस्ट ये अप्रोच कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बेस्ड थी, ठीक है। एंड कार्ल मार्क्स का मानना था कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए इकोनॉमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेन आइडियाज़ इसके क्या थे? क्लास का स्ट्रगल, जैसे कास्ट को, जैसे समाज को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, रिच क्लास और पुअर क्लास। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, जैसे इसमें कुछ लोग बहुत रिच होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, कि रिच क्लास पुअर क्लास को उनका यूज़ करता है या उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उनका फ़ायदा उठाता है। अर्ली मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते थे कि जो पॉलिटिकल पावर है हमारे इंडिया में वो ज़्यादातर रिच लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं और जो रूलिंग क्लास है वही कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी जो फार्मर्स है, जो वर्कर्स है, उनको सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है। With changing economic and social conditions, the Marxist approach also evolved. Modern Marxist scholars study not only class conflict but also the impact of globalization, privatization, capitalism, caste, gender, and regional inequalities. They recognize that Indian politics is influenced by both economic and social factors. यहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस के बाद जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो अब सिर्फ
क्लास स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं है। अब वो स्टडी करते हैं ग्लोबलाइजेशन, दुनिया की इकोनॉमिक्स का एक दूसरे से कनेक्ट होना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रीजनल इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। अब उनका मानना ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है। दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस। द लिबरल अप्रोच बिलीव दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म कैन सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्ट्रास्ट द मार्क्सिस्ट अप्रोच आर्ग्यूज दैट ट्रू इक्वालिटी कैन ओनली बी अचीव्ड by changing the economic structure and reducing the class exploitation। अब लिबरल अप्रोच क्या करती है? डेमोक्रेसी पे फोकस करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिफॉर्म में बिलीव रखती है। लेकिन वहीं जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करती है और क्लास हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, सोशल इक्वालिटी हो गई, इन चीज़ों पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। और इस क्लास एक्सप्लॉयटेशन को कम करना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट अप्रोच में फॉलो की जाती है। व्हाइल लिबरल एम्फसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मार्क्सिस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी। ये मैंने आपको अभी बताया। अब कंक्लूजन देखते हैं। लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच हैव बोथ चेंज विद changing nature of Indian society and politics. The liberal approach has expanded from studying institution to governance and citizen participation, while the Marxist approach now includes issues beyond class such as gender, class and globalization. Together this approach provide a deeper understanding of Indian politics and its challenges. Conclusion क्या कहता है कि आज लिबरल अप्रोच इंस्टीट्यूशन के साथ सिटीजन पार्टिसिपेशन को भी स्टडी करती है। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्लास के साथ कास्ट, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन को भी इंक्लूड करती है। दोनों अप्रोचेस मिलकर ही इंडियन पॉलिटिक्स को हमें समझने में हेल्प करती है। राइट एन एसे ऑन गांधीयन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। द गांधीयन अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। He believed that politics should be guided by truth, non-violence, morality, and service to society. This approach is different from the use of power and force because it focuses on justice, peace, and human values. Gandhian political thought has played an important role in shaping Indian democracy and society. गांधीयन अप्रोच महात्मा गांधी के आइडियाज़ पर बेस्ड है। गांधी जी मानते थे कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर हासिल करने का मीडियम नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स का पर्पस ये होना चाहिए कि वो पब्लिक वेलफेयर, मॉरलिटी, जस्टिस एंड पीस पर फोकस करे, ठीक है। गांधी जी की जो पॉलिटिकल थॉट थी, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन डेमोक्रेसी को एंड सोसाइटी को शेप करने में। Okay, let's move on further. Main features of Gandhian approach. The Gandhian approach is based on truth, satya and non-violence, ahimsa. Gandhi believed that truth should always be followed and violence should never be used to solve problems. इनका क्या मानना था कि इनकी जो अप्रोच है वो सत्य एंड नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी, कि सच का साथ देना है और नॉन वायलेंस फॉलो करना है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था कि सच का हमेशा साथ देना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको वॉयलेंस का साथ देकर चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है। उन्होंने हमेशा पीसफुल मेथड्स का सपोर्ट किया है, दैट इज़ सत्याग्रह, विच मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी भी अनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना, लेकिन किसी भी तरह का वॉयलेंस का यूज़ नहीं होना चाहिए। Another important feature is decentralization of power. Gandhiji wanted village to become self-governing units through the idea of Gram Swaraj. He believed that local government could better meet the needs of the people. गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो सारी पावर है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, कि बस एक जगह से ही पूरा देश चलेगा, वो ये नहीं चाहते थे। दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। उनका मानना ये था कि विलेजेस को भी पावर मिलनी चाहिए, और ये चीज़ के लिए उन्होंने एक आइडिया, एंड इसी के लिए उनके पास एक आइडिया था दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का क्या मतलब है? सेल्फ गवर्निंग विलेजेस, मतलब विलेजेस अपना डिसीजंस खुद लेंगे, और हर विलेज सेल्फ गवर्निंग विलेज, दैट इज़ हर विलेज अपने डिसीजंस खुद लेगा। उनका मानना था कि लोकल गवर्नमेंट अपनी जो ज़रूरतें हैं वो बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। गांधी ऑल्सो एम्फसाइज सोशल इक्वालिटी। ही अपोज अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। वो सोशल इक्वालिटी को एम्फसाइज करते थे, और ये जो गलत चीज़ें हैं, अनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी चीज़ों को वो अपोज करते थे। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल,
women and weaker section of society. उन्होंने इन चीज़ों के लिए भी काम किया कि पुअर पीपल का अपलिफ्टमेंट हो सके, women का अच्छा हो सके, weaker section of society के लिए कुछ बेहतर हो सके. His idea of सर्वोदय meaning the welfare of all aimed at creating a just and equal society. उनका जो ये सर्वोदय का आइडिया था, जिसका मतलब है कि सबका अच्छा हो, सबका वेलफेयर हो, इसका एम यही था कि एक जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी हम क्रिएट कर सके. इम्पॉर्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स. The Gandhian approach greatly influenced India's freedom struggle. His method of non-violent protest united millions of people against British rule. After independence, many constitutional values like justice, equality and democracy reflected Gandhian ideals. Even today, Gandhian principles are relevant in promoting peace, resolving conflict and protecting human rights and encouraging ethical leadership. His ideas inspire social movements and community डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया. नाउ गांधी जी के आइडियाज़ और काम करने के तरीके से इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. एंड गांधी जी ने नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट का यूज़ किया था एंड इसी वजह से लाखों लोग ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ एक साथ जुट चुके थे. आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज़ रखी गई, जिसमें जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, उन पर गांधी जी के व्यूज़ का असर दिखता है. आज भी जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं वो पीस एंड हार्मनी को बढ़ावा देने में यूज़फुल हैं और डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने में मदद करते हैं. एंड गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी सोशल मूवमेंट्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंस्पायर करते हैं. लेट्स सी द कंक्लूजन. इंडियन अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स teach that political power should be used for the welfare of people and guided by moral values. It emphasizes truth, non-violence, equality and service instead of hatred and violence. Although modern politics face many challenges, Gandhian ideas continue to provide valuable guidance for building a peaceful, democratic and just society. His philosophy remains an important part of India's political thought and continues to inspire people around the world. क्या कहा जाता है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर का यूज़ लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए और उसका बेस मॉरल वैल्यूज़ ही होना चाहिए. ये अप्रोच ट्रुथ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी एंड सर्विस पर फोकस करती है, ना कि हेट्रेड एंड वायलेंस पे. हालांकि जो आज की पॉलिटिक्स है वो बहुत काफ़ी उसमें चैलेंजेस हैं, लेकिन गांधी जी के आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट हैं. गांधी जी के व्यूज़ एक पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड फेयर सोसाइटी बनाने के लिए हमें गाइडेंस देते हैं एंड उनकी जो फिलॉसफी है आज भी इंडिया की पॉलिटिकल थिंकिंग का इम्पॉर्टेंस हिस्सा है और दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन significance of fundamental rights. Fundamental rights are the basic right given to every citizen by the Constitution of India. इंडिया के हर सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. ये राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं एंड ये ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये इंश्योर करते हैं हमारा फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी सभी के लिए. प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन. ये राइट्स हर इंसान के, हर सिटीजन के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है. पीपल कैन स्पीक फ्रीली, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मूव एनीवेयर इन द कंट्री. लोग अपने मन की बातें बोल सकते हैं, अपनी जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो चाहें वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और पूरे देश में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं. दिस फ्रीडम हेल्प सिटीजन लिव विद कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस. यही फ्रीडम की वजह से जो सिटीजन हैं वो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एंड इंडिपेंडेंस के साथ रह सकते हैं. इंश्योर इक्वालिटी. One of the main purpose of fundamental rights is to provide equal treatment to all the citizen. इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हर सिटीज़न को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. इन चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ये जो फ्रीडम, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूनिटी प्रमोट करते हैं एंड फेयरनेस प्रमोट करते हैं सोसाइटी में. Safeguard human dignity. Fundamental rights protect the dignity and respect of every individual. इसकी वजह से लोगों की dignity and respect protect होती है. They prohibit practice like untouchability, human trafficking. ये fundamental right untouchability जैसी और human trafficking जैसी practices को oppose करता है, prohibit करता है. Every citizen has a right to live with honor and self-respect. हर citizen का हक है कि वो honor के साथ and self-respect के साथ रहे. Protect against misuse of power.
These rights prevent the government from using its power unfairly. If any authority violates a citizen's fundamental rights, the person can approach द कोर्ट्स फॉर द जस्टिस। ये राइट्स गवर्नमेंट को प्रिवेंट करते हैं कि वो किसी के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना करे। अगर कोई भी अथॉरिटी ऐसा कुछ करती है तो वो पर्सन जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो कोर्ट जाकर जस्टिस मांग सकता है। दिस गिव्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। इसी की वजह से गवर्नमेंट काफ़ी अकाउंटेबल रहती है कि वो किसी के साथ भी गलत ना करे एंड वो डेमोक्रेसी को भी बचाती है। Promote social justice. Fundamental rights help create a just and equal society. They provide opportunities for all the people to grow, develop without discrimination. Fundamental right एक just and equal society बनाने में हेल्प करती है। Fundamental rights ही अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को फेस किए। They also protect the rights of weaker and disadvantaged section of society. Weaker है and disadvantaged section है हमारी सोसाइटी के, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। Strengthen democracy. A democratic country can function properly only when citizens enjoy basic rights and freedom. एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी अच्छे से काम कर सकती है जब सिटीजन्स के पास बेसिक राइट्स हो और उनके पास फ्रीडम हो। फंडामेंटल राइट्स अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। फंडामेंटल राइट लोगों को अलाउ करती है कि ताकि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करे, अपने ओपिनियंस दे और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराए अगर कुछ भी गलत होता है तो। कंक्लूजन हम देखते हैं, फंडामेंटल राइट आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। They protect liberty, equality, dignity of every citizen while ensuring justice and fairness. अब यही चीज़ फंडामेंटल राइट ही हर सिटीज़न की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, साथ में इंश्योर करता है जस्टिस एंड फेयरनेस कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो। यही राइट्स पीस, यूनिटी एंड सोशल हार्मनी मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स प्ले अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग and progressive nation where individual can live with freedom and respect. Okay, let's move on to next question. Explain the powers and functions of President of India. President of India is the constitutional head of the country and the first citizen of India. The president work according to the constitution and usually act on the advice of council of ministers led by the prime minister. The powers and functions of the president can be explained as प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं कंट्री के और साथ में ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। प्रेसिडेंट किस तरह से काम करते हैं? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, करेक्ट, इसलिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती है। तो प्रेसिडेंट जनरली उन्हीं के एडवाइस पे काम करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं की एडवाइस पे काम करते हैं। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। इनकी जो पावर एंड फंक्शन है, लेट्स सी। एग्जीक्यूटिव पावर्स, the president is the head of the executive branch of the government of India. All executive action are taken in the president's name. The president appoint prime minister, other union minister, governor of state, chief justice and judges of supreme court and high court, the attorney general and many other important officials. अब सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना। तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं और यही प्रेसिडेंट पीएम को, यूनियन मिनिस्टर को, स्टेट के गवर्नर्स को, चीफ जस्टिस को और ऐसे जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, द प्रेसिडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। नो बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। बिना इनके अप्रूवल के कोई भी जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर every general election and at the beginning of each year. लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ बनाना। प्रेसिडेंट किसी को भी समन कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का सेशन कभी भी बुला सकता है, इसे समन कहते हैं। प्रोरोग पार्लियामेंट मतलब सेशन पूरी तरह से खत्म कर देना। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। हर जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल के पहले सेशन में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, ये यहाँ पर कहा गया है। Financial powers, money bills can be introduced in the Lok Sabha only when the President's recommendation. The Union budget is presented in the President's name. The President also approves the withdrawal of money from Consolidated Fund of India and appoints the Finance Commission every 5 years. अब बात आती है फाइनेंशियल पावर्स की।
मनी बिल लोकसभा में तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे। हर साल यूनियन बजट प्रेजेंट होता है और वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नमेंट का जो मेन अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से जो पैसा निकलता है वो भी प्रेसिडेंट ही अप्रूव करता है एंड ये फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट करती हैं या करते हैं हर 5 साल में। द प्रेसिडेंट जुडिशियल पावर्स, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू grant pardon, reprieve, respite, remission, or commute the sentence of convicted person. In certain cases, this power is especially important in death sentence cases and help to ensure justice and mercy when needed. अब जुडिशियल पावर्स, प्रेसिडेंट कुछ सिचुएशन में पनिशमेंट को माफ़ कर सकता है, इसी को कहते हैं पार्डन। अगर किसी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस मिली है तो प्रेसिडेंट मर्सी पिटिशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ टर्म्स बताए गए हैं, जैसे रिप्राइव करना, पनिशमेंट टेम्परली डिले कर लेना। ठीक है, रिमिशन करना मतलब पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है, रिमिशन करना मतलब पनिशमेंट की जो ड्यूरेशन है वो कम कर लेना। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट को लेस सीवियर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। इमरजेंसी पावर्स, लेट्स सी, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द कंडीशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट कभी भी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जो कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। ठीक है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये सारी जो इमरजेंसीज हैं वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। इस इमरजेंसी के टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो बढ़ जाती है ताकि वो नेशन को बचा सके और स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर सके। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स एंड अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट इंडिया का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स हो गए, उन्हें भी अपॉइंट करता है और साथ में हाई कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करता है। फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं वो प्रेसिडेंट को क्रेडेंशियल प्रेजेंट करते हैं। मिलिट्री के जो पावर्स हैं उसमें क्या बात होती है कि यही जो है प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स एंड यही आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के चीफ को भी अपॉइंट करती है। ओके, ठीक है, सारे पॉइंट्स अपने कवर हो गए हैं। Let's move on to conclusion. The President of India plays a vital role in maintaining the constitutional system and ensuring स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट के कितने इंपॉर्टेंट रोल है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, करेक्ट, और इन्हीं की वजह से जो हमारा गवर्नमेंट है वो स्मूथली चलता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम भी मेंटेन होता है। ऑल्दो मोस्ट पावर्स आर एक्सरसाइज ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रिमेन्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। हालांकि जो ज़्यादातर पावर्स हैं वो इनकी एडवाइस से ही चलते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो किसका सिंबल होते हैं, यूनिटी का, स्टेबिलिटी का एंड रूल ऑफ लॉ का। Through executive, legislative, financial, judicial, emergency and diplomatic function, the President safeguards the Constitution and serve the interest of the nation. जो भी ये powers हैं, जो भी ये functions हैं, executive, legislative, financial, ये सारे powers के through प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करता है, साथ में ही हमारे नेशन के हित के बारे में सोचता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।